वो हमारे लिए सब कुछ वही है। अब दूसरी बात आती है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आयोग में जो चयनित व्यक्ति है उस पर उंगली नहीं उठाई जाए, क्योंकि वो जो भी बन रहा है, अभी तक तो अशिक्षित कोई नहीं बना है, ये हमारी खुशनसीबी है। आने वाले समय में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कोई गंवार व्यक्ति को बनाया जा सके। अब बात वो नहीं है, सबसे बड़ी बात है जो सैदी जी ने कही कि एक्चुअल प्रक्रिया ही नहीं बनी हुई है। जो 1910 में राज्य सरकार को जो प्रक्रिया बनानी थी द्वितीय अपील के निस्तारण की, वो प्रक्रिया ही नहीं बनी हुई है। जब वो प्रक्रिया ही बनी हुई नहीं है तो उसी का ये परिणाम है कि हमें इतनी सारी बड़ी मेहनत करनी होती है अपने अपील में, हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो उस प्रक्रिया के लिए हम क्या करें कि प्रक्रिया बने। अब हमारे पास संवैधानिक रास्ता, ये पहला रास्ता ये है कि उसके लिए हम आंदोलन करें, शांतिपूर्ण धरना दे। लेकिन धरना देने के लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, वो भीड़ हमारे पास नहीं है। और भीड़ अगर हो भी गई तो भी ये करें या नहीं करें उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, हम लोग एक दूसरे के भरोसे हैं, सबको ईगो है, सब ये सोचते हैं कि मैं हूं तो ये गाड़ी मैं ही चला सकता हूं, ये दूसरे तो क्या चलाएंगे, ये काम का ठेका तो मैंने ले रखा है, दूसरा इस काम को कैसे कर सकता है। तो जो दूसरा कर रहा है उसकी टांग कैसे खींची जाए, ये काम हम करते हैं। तो हमें इंडिविजुअल अपने अपने दम पर अपने अपने राज्य में कार्रवाई करनी होगी। कोई साथ दे या नहीं दे, हमें अपने दम पे अपने अपने राज्य में कार्रवाई करनी होगी। अब क्या करना, कैसे करना, वही मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि भाई एक अकेले व्यक्ति का सोचना गलत हो सकता है, तो मैं आप लोगों का जानना चाहता हूं कि हमें क्या करें कि ये प्रक्रिया बन जाए। सर मैं कुछ में बोलूं सर? हाँ बोलो। मैंने पूर्व में कार्मिक में, मेरे यहाँ कार्मिक जो डीओपीटी बोल स्टेट का जो डीओपीटी है उसमें मैंने पदाधिकारी संपर्क किया, बोला सर जी मेरे को क्या बात करना है, आप बना के लाओ, मैं साइन कर दूंगा, साइन करवा दूंगा। बड़ा समस्या है। मैं मिनिस्टर से भी मिला था इस मामले में, बोला इतना हम लोग का नहीं, आप बना के लाओ, उसको कार्मिक में डालो और ये इसमें वेरी गुड हम लोग कराते हैं जो करना है। क्योंकि सरकार को ये सब फुर्सत, ये सब काम करने का फुर्सत नहीं है, तो सरकार विरोधी काम। और कोई साथी इसके बारे में सुझाव देना चाहता है कि आखिर ये रूल्स बने कैसे? जो प्रक्रिया 1910 में बननी थी द्वितीय अपील के निस्तारण की, वो कैसे होगी? कोई साथी बताना चाहता है? सर हम्म। सर जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे ये 1910 की जो प्रक्रिया अभी तक द्वितीय अपील की नहीं बनी है, तो हम लोग मतलब जैसे ये पब्लिक बोले थे ना, बिल भी मतलब पास किया जाता है।
तो हम लोग एक ड्राफ्टिंग करके और सामूहिक मेल करके मतलब भेजा जाए। मेल की तुलना में हम लिखने में विश्वास क्यों नहीं रखते? हैंडवर्क, कागजी कार्रवाई में क्यों विश्वास नहीं रखते? हाँ सर, तो हैंडवर्क भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, जो भी मतलब सुविधा हो। और कोई साथी इस पे बताना चाहता है? और सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे ये तो लागू करना था और इन्होंने लागू नहीं किया, तो इसके लिए मतलब जैसे डीओपीटी सर्कुलर जारी करना है तो उनको भी तो लिख सकते हैं से हाँ आप मतलब एक्ट के अनुसार इसका मतलब ये प्रावधान प्रक्रिया मतलब कैसे होगा ये मतलब डिसाइड कीजिए। लेकिन इस पे तब होगा मंजीत जी, मैं अभी अपने 18 लोग जुड़े हुए हैं, अभी वर्तमान में 18 लोग। मैं बार बार पूछ रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए राजकुमार जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। अपने अपने प्रदेश के प्रशासनिक सुधार कार्यालय में अधिक से अधिक आरटीआई व शिकायत करने के बाद कुछ संशोधन हो सकता है। आपके यहाँ कौन से प्रदेश से है सर? उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। हाँ जी जी। हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश में आप करने को तैयार है? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर आयोग आपकी अपीलें खारिज करेगा तो कि नाराज हो जाएगा वो तो आपसे? नाराज हो जाने दो, नाराज होने से क्या होता है, नाराज तो दुनिया होती है साहब, अपना काम करना चाहिए, नाराज तो होते रहेंगे। हाँ महेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? महेंद्र जी। महेंद्र गुप्ता जी। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मेरा मोबाइल जेब में रखा हुआ ऑटोमेटिक चालू हो गया था, इसलिए उसको नहीं कोई बात ऑफ किया है। नहीं, बोलना चाहते हैं तो मैं क्यों बोल सकते हैं। और कोई साथी इसके बारे में मध्य बताना चाहता है? मध्य प्रदेश से अगर कोई हो तो बता दीजिएगा मुझे, हाँ जी। करना हो तो मैं हाँ तैयार हूँ। हाँ जी। हाँ संदीप जी बताइए। संदीप कुमार जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सब जी सर, मेरा कहना है कि हाँ 1910 की जो प्रक्रिया की बात हो रही है, तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसको हम लोग पत्र लिख के इस बारे में, और फिर इंफॉर्मेशन कमीशन को भी इस बारे में कहा जाए कि आप स्टेट कमीशन को आप लेटर वगैरह इशू करके और इस तरीके का जारी कीजिए, क्योंकि नियमावली तो बिहार सरकार बना चुकी है ऑलरेडी। मैं बिहार से हूँ सर। लेकिन मैंने देखी है उसमें अपील के बारे में कहाँ लिखा है, अपील के निस्तारण के बारे में? हाँ, अपील के निस्तारण के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है उन्होंने। सेकंड अपील के बारे में बस उन्होंने फॉर्मेट बना दिया है कि इस प्रपत्र में आप आवेदन दीजिए, सूचना आवेदन प्रपत्र 6 में फर्स्ट अपील कीजिए। उसमें भी यहाँ तो स्थिति और भी दयनीय है कि अगर आप सिंपली लिख के प्लेन पेपर पे दे देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका प्रपत्र क में नहीं है आवेदन। तो स्थिति तो काफी दयनीय है। इन सब चीजों से हम लोगों को मिल के लड़ना होगा। बिहार का सर तो स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति बिहार वहां तो 150 शब्द से ज्यादा सूचना मांग नहीं सकते हैं। अब देवेंद्र हाँ। जी बोलिए। देवेंद्र जी आपके सुझाव बताइए, क्योंकि आपके देखिए सुझाव। मेरा मानना है कि मैंने जीएडी में बहुत प्रयास किया, बहुत सारे लेटर्स भी, नोटिफिकेशंस भी निकलवाए, है ना, लेकिन इसका बहुत कारगर उपाय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जीएडी का या डीओपीटी का या किसी भी मंत्रालय या विभाग का कोई भी निकाला हुआ नोटिफिकेशन या सर्कुलर आयोग माने, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। वो उसको मानता है, वो उसकी स्वेच्छा वो बताता है, विवेक बताता है, लेकिन वो भी बहुत सारे इश्यूज है। मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी विभाग के द्वारा निकाला गया कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशंस जो है आयोग माने, उसकी बाध्यता नहीं है।
बाध्यता आयोग पर सिर्फ 2 ही जगह से आती है। 2 जगह कहाँ से आती है? पहला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, दूसरा जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति के जरिए से उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को सुधारने के लिए कोई बातें उठाई जाए और राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग को पत्राचार करे तो उनको गंभीरता से उसे लेना होगा। मेरी बात को गौर फरमाएं। मैं अकारण की इन प्रक्रियाओं को मैं तवज्जो इसलिए नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आप मेहनत तो करेंगे, एक दिन आप थक कर बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके समय पैसे सब बर्बाद होते हैं। उनको तो उनके समय बर्बाद करने का, उनको टाइम पास करने का मौका मिलता है और उनको तनख्वाह भी मिलती है। तो अपन वैसा काम क्यों करें? हमको बल्कि ये करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी छोटा समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर कुछ भूल हो तो माफ कर देना। मेरी समझ के हिसाब से मैं तो यही राय दूंगा कि हमने जितना समझा है, हमको जो अपेक्षाएं हैं आयोग में सुधार की, उसके बारे में हम राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्राचार लिखित में भी करें, ईमेल में भी करें, मुद्दों को भी उठाए और आयोग को ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए विवश करने की कोशिश की जाए। ताकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप 100 बातें रखोगे तो 50 बातें हो सकता है कि आपकी जो उचित तरीका होना चाहिए वो आ जाए, जो इंटरप्रिटेशन में कहीं कमी है या भूल है उसमें सुधार हो जाए। देखिए, आयोग के काम को अपन बहुत छेड़ेंगे या विभागों के काम को छेड़ेंगे या किसी के काम को छेड़ेंगे तो वो जबरदस्ती ना हमारे लिए परेशानी बनेगी। लेकिन हम किसी के काम को छेड़े ना, बल्कि हम उसके सामने उसका सुझाव और उपाय के जरिए से या इन व्यवस्थाओं में कहां पर खोट है उसको इंगित करते हुए इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। मतलब हमारा दृष्टिकोण सिस्टम को बेहतर करने के लिए उनका सहयोगी बनकर बताने के लिए होना चाहिए। तो शायद भले हमको देर से रिजल्ट मिले पर कुछ रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। उनसे लड़कर तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हम ना तो संगठित है, ना सक्षम है, ना हमारे पास इतने संसाधन है कि हम ये लड़ाई को बहुत लंबा लड़ सके। सिर्फ हमारे पास एक हौसला और इच्छा शक्ति है, लेकिन वो कब तक रहेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। गलत ना समझे, मुझे जितना समझ में आया मैं वो बोल रहा हूँ। देखिए देवेंद्र जी, हमने न तो लड़ने की बात कही है, किसी ने, जितने भी साथियों ने कहा है, किसी ने लड़ने की भी बात नहीं कही है, न छेड़ने की बात कही है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं। मतलब मैं अपना सोच बताया कि हम लड़के या वो करके ऐसा करके, मतलब अगर हम ऐसी सोच ना लाएं, ऐसी बात बोला मैंने। लड़ने की किसी ने कही भी नहीं है। दूसरा, सभी ने यही कहा है कि आयोग को और सचिव सुधार विभाग को लिखा जाए। आपने इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल जोड़ा, जो मैं उचित समझता हूँ कि बढ़िया है कि उनको भी हम, इसको भी 3 जगह हम चिट्ठी लिखें, या हो सके तो हम 4 जगह चिट्ठी लिखें। हाँ संदीप जी बोलिए। स्टेट असेंबली को भी तो सर इस बारे में लिखा जा सकता है, विधानसभा अध्यक्ष को। बिल्कुल लिखा जा सकता है सर जी, उनको भी लिखा जाए, उनका भी ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया जाए कि देखिए लिखने में तो ऐसा है सर, देखिए सर, हम प्रधानमंत्री को भी लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री को भी लिख सकते हैं जी, असेंबली को भी लिख सकते हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी लिखना चाहिए जी। और अब मैं कुछ चीजें और क्लियर करता हूं जी, और कुछ चीजें हैं जो मुझे आज दिन तक पता नहीं लगी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या चीज है जो मुझे आज दिन तक पता नहीं लगी? ये जो डीओपीटी आरटीआई में नोडल कैसे बना? डीओपीटी है वो केंद्रीय सरकार के लिए आरटीआई में नोडल कैसे बना? एक्ट में तो नोडल शब्द कहीं है ही नहीं, या ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आरटीआई में कोई एक कार्यालय होगा जो परिपत्र जारी करेगा। एक्ट में कहीं नहीं है, तो ये नोडल बना कैसे?
प्रशासनिक सुधार विभाग जो सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग है, ये आरटीआई में नोडल कैसे बना? क्या ये स्वयं अपने आप को नोडल बनाने के लिए बैठ गए? मैंने आरटीआई डाली थी और ये पूछा था कि आपका जो ये सेल है, आरटीआई सेल, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, इसके क्या उद्देश्य है और क्या इसके अधिकार है और क्या इसके कृत्य हैं, ये मेरे को बताया जाए। तो 2 जगह से मुझे जवाब ये मिला कि फाइल बहुत पुरानी है, मिल नहीं रही है। मतलब 2005 की फाइल बहुत पुरानी हो गई, वो मिल नहीं रही है, इसलिए उनको अपने उद्देश्य और ये कहीं है ही नहीं उनके लिखे हुए। तो पहली बात तो ये परिपत्र जारी करने के लिए इनको अधिकृत किसने किया? एक्ट में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। एक्ट सीधा कहता है कि जो भी समस्या पैदा होती है आयोग के सामने इसको क्रियान्वित करने में, वो सरकार को पेश करेगा, सरकार को बताएगा। अब यहाँ सरकार जो शब्द आया हुआ है, इस सरकार शब्द को भी हमें समझना होगा। डीओपीटी कोई सरकार नहीं है, प्रशासनिक सुधार विभाग कोई सरकार नहीं है। सरकार वो है जिसने आरटीआई के रूल्स बनाए, वो सरकार है। यहाँ पे जो सरकार शब्द आया है, सरकार शब्द का अर्थ है कि जिन लोगों ने, जिस टीम ने, जिन संस्था ने या जिस समूह ने आपके लिए आरटीआई रूल्स बनाए हैं, वो सरकार है। जैसे कानून बनाने के लिए विधायिका थी, उसी प्रकार रूल्स बनाने की शक्तियां सरकार के पास है। तो जिसको 19(2) की कार्रवाई करनी थी वो सरकार है। और रिपोर्ट कहां पेश करेगा वो आयोग? वो 25 में लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट बनाएगा वो रिपोर्ट कहां पेश करेगा, उसके बारे में धारा 25 में लिखा हुआ है। तो जो उस आयोग ने जो सुझाव भेजे हैं या आयोग ने जो अपनी समस्या बताई है, उस समस्या का समाधान सरकार के द्वारा किया जाएगा, न कि एक विभाग के द्वारा किया जाएगा। यदि वो विभाग को ही सरकार मानी जाती है तो फिर आयोग को डीओपीटी के रूल्स को, डीओपीटी के परिपत्र को मानना ही पड़ेगा। अगर उस को अगर माना गया है कि ये सरकार ही है तो फिर इसको, इसके परिपत्रों को मानना पड़ेगा। और अगर वो परिपत्र एज एक विभाग जारी कर रहा है, एक विभाग जारी कर रहा है, तो ऐसी दशा में आयोग नहीं मान सकता। तो इसका मतलब वो जो है वो आपके आरटीआई में सूचना देने में बाधा पैदा कर रहा है। ऐसा ही मामला मेरे पास है। मैं कल परसों में या हो सकता है मंगल बुधवार तक मैं एक शिकायत आपके सामने ग्रुप में शेयर करूंगा। मैंने एक आरटीआई लगाई थी राजस्थान सूचना आयोग में। मेरा अनुरोध डीओपीटी का एक परिपत्र का हवाला देते हुए सूचना देने से मना किया मुझे। तो अब डीओपीटी के परिपत्र के खिलाफ मैं कहां जाऊंगा? उसको सुधारने के लिए मैं डीओपीटी में लिखूंगा कि आपकी वजह से मुझे ये सूचना नहीं मिली, आपके इस गलत परिपत्र की वजह से। क्योंकि आपके द्वारा जारी परिपत्र को ये कानून से ज्यादा मान रहा है, क्योंकि इसको विधायक का संसद द्वारा पारित कानून पे भरोसा कम है और आपके द्वारा जारी परिपत्र पे ज्यादा भरोसा है। और ये आपका परिपत्र है इस कानून की इस धारा के विपरीत है।
बिल्कुल सर, ऐसा ही एक मामला भी हमारे साथी ने एक आरटीआई लगाया। उन्होंने डीओपीटी का एक लेटर दे दिया और उस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई आपको जो भी देना है वो शपथ पत्र आप दायर कीजिएगा तभी सूचना देना है, जबकि एक्ट में कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि आपको हाँ शपथ पत्र पे ही सूचना दी जाएगी। उसके बाद कोई आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वो बहुत सारी सेवा पुस्तिका वगैरह नहीं दी जाएगी, मालाफाइड मतलब किसी को आप जानबूझ के परेशान करने के उद्देश्य से सूचना नहीं ले सकते हैं। इस तरह की 3-4 बातों का उसमें जिक्र है। हालांकि वो लेटर मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, बिहार मेरे सरकार को का ही भेजना सर, वो लेटर है इशू किया हुआ। मेरे को जी, भेजना सर। और उस मतलब उस पत्र को पढ़ने से, वो डीओपीटी का जो सर्कुलर है उसको पढ़ने से इतनी हंसी आती है कि ये सारा एक्ट का उसके ठीक अगेंस्ट वो लेटर है, बिल्कुल विपरीत। वो भेजना मेरे को। देखिए आप लोग इसमें एक एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब 2005 में ये एक्ट बना था जून में, तो उस समय सबसे पहला एजेंडा ये रखा गया था कि लोगों को, मतलब जो टीम है सरकार की, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा उसकी जानकारी पहुंचाई जाए। जब भी कोई एक्ट बनता है उसकी ड्राफ्ट पॉलिसी उससे पहले बन जाती है और उसकी ट्रेनिंग जो है लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए मोटी मोटी चालू हो जाती है। और हमारे एक्ट में तो ये इसका जो इनेक्टमेंट था वो 4 महीने के बाद, 120 दिनों के बाद होना था। जून में ये कानून आया और लागू होना था अक्टूबर से। इससे पहले सभी विभागों को तैयारी करनी थी। तो इस तैयारी करने का जो काम का जिम्मा था, वो उस समय क्या है कि पहले 2 विभाग होते थे, क्रमिक प्रशासन और सामान्य प्रशासन। दोनों केंद्र में एक अलग अलग टुकड़े थे पहले, 90 के पहले। और उसके बाद ये जो है एक ही हो गए। तो इनके अंदर में जो सेक्शन है ना, 3 सेक्शन, ये 2 या 3 सेक्शन काम करते हैं। एक पेंशन सेक्शन है शायद, एक क्रमिक सेक्शन है और एक जो है सामान्य प्रशासन का सेक्शन है। ये तीनों सेक्शन मिला के क्रमिक एवं प्रशासन विभाग बनाया गया है। तो इसके अंदर में एक सेक्शन जो है ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया था, जो पूरे देश भर में जितने भी है इस आरटीआई के संबंध में जो भी है जानकारी दे। तो ये जो है उस समय ये कर रहे थे कि प्रशिक्षण देने के दौरान जो डाउट्स होता था, ये चीजें होती थी, तो इसकी जानकारी के लिए वो पत्राचार जारी करते थे या विभागों के साथ या उनके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू किए। और ये जो कम्युनिकेशन करना शुरू किए, क्योंकि ज्यादातर ये जो है ये प्रशासन का जो मामला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही एक तरीके से तय करता है, क्योंकि हर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, वह वहां पे बैठे हुए, जैसे स्टेट में तो मुख्य सचिव होते हैं, वहां पर वैसा नहीं होता है सेंट्रल में। लेकिन डिसीजन जो है प्रशासन का डिसीजन ये वही लोग लेते हैं कि कौन क्या जिम्मेदारी देखेगा। सरकार सीधे नहीं देखती है। और जो आयोग जो अपना भेजते हैं पत्र, वो भेजते हैं विधानसभा सचिवालय में। हर विधानसभा में भी सचिवालय होता है, हर संसद का एक सचिवालय होता है और उसके भी सचिव होते हैं। तो वो सीधा सरकार को भेजने का मतलब नेता मंत्री या मुख्यमंत्री या अध्यक्ष, स्पीकर, ये सबको नहीं भेजते हैं। वो सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो उस सचिवालय में होते हैं। वहां पर जो सचिव या उसके लिए बना हुआ जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है, वो कौन सी जानकारी कहाँ पहुंचाना है उसका निर्णय लेता है। उसी तरीके से जो मंत्रालय है, वो अगर मंत्रालय किसी विभाग का किसी चीज के लिए बना हुआ है तो सीधा मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है और उसके मंत्री उसकी देख रेख के उसमें रहते हैं। तो मंत्रियों के पास कोई सचिव चाहे तो वो प्रस्तुत करता भी है। तो जो 2 बातें आई थी इस बीच में, उन 2 बातों का वो कहना चाहता हूँ। नोडल तय नहीं किया गया है, लेकिन नोडल तय करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का होता है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, वह निर्णय लेता है। हो सकता है कि इंटरनली, हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है कि केंद्र सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि क्रमिक डिपार्टमेंट के साथ मर्ज थी, उन्होंने वैसी कोई जिम्मेदारी दी हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ही ऐसे सर्कुलर इशू कर रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि विधि एवं विधायी विभाग के द्वारा जो 2011 का हिंदी ट्रांसलेशन आया, वो सबसे बड़ा डाउट पैदा करता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब ये वर्किंग डीओपीटी द्वारा देखी जा रही है
ऐसा जब प्रचलन में माना जा रहा था कि डीओपीटी द्वारा देखी जा रही है, तो विधि एवं विधायी विभाग द्वारा ट्रांसलेशन की कॉपी क्यों दी गई? तो ये एक भ्रम उत्पन्न करता है। लेकिन इस भ्रम के संबंध में मुझे ही भैया ने पहले, जब मैं एक बार मैं इस पर हिरार्की पे काम कर रहा था, तब मुझे बताया था कि हर मंत्रालय एक तौर पे सेंट्रलाइज तरीके से भी सरकार है और वो अलग अलग भी सरकार है, क्योंकि वो सरकार चलाने के लिए उसका जो प्राधिकरण है वो मिनिस्ट्रियल के अंदर होता है। पर वो बात अलग है कि सेलेक्टेड और इलेक्टेड जो पर्सन वाले कहानी होती है, तो वहां पे दोनों के भार बदल जाते हैं। तो मैं अपनी समझ के हिसाब से इस बात को जोड़ना चाहा, हो सकता है इसमें कोई सुधार की जरूरत हो। नहीं, ऐसा है कि अभी इस एक्ट को थोड़ा हम और खदोड़ते हैं। ये एक्ट है क्या? ये एक्ट सिर्फ सरकारी कार्यालयों पे लागू नहीं है। आरटीआई एक्ट के दायरे में सिर्फ सरकारी कार्यालय ही नहीं आते या सिर्फ लोक सेवक ही नहीं आते। इस आरटीआई के दायरे में प्राइवेट कंपनियां भी आती है। इस आरटीआई के दायरे में गैर सरकारी संस्थान भी आते हैं। इस आरटीआई के दायरे में जो ट्रस्ट है वो भी आते हैं। इस आरटीआई के दायरे में बहुत सारे मंदिर आते हैं, बहुत सारे मंदिर भारत के। इस आरटीआई के दायरे में इतने सारे जब आ रहे हैं तो राशन की जो ठेकेदार है वो भी आरटीआई के दायरे में आते हैं। तो वो इन परिपत्रों को क्यों मानेंगे? वो इन परिपत्रों को क्यों मानेंगी? कंपनी इस परिपत्रों को मानने के लिए कहाँ बाध्य है? एक एनजीओ डीओपीटी के या राज्य सरकार के परिपत्रों को मानने के लिए कहाँ बाध्य है? वो मान्य ही नहीं है। लेकिन इस एक्ट की जो इन लोगों ने जो खाका तैयार किया है, वो खाका अपने दिमाग में ये बिठा दिया है कि इस आरटीआई के दायरे में सिर्फ और सिर्फ सरकारी कार्यालय ही आते हैं। ये भूल गए कि इस आरटीआई के दायरे में गैर सरकारी संस्थान भी आती है जो इनके परिपत्र मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। अब 2H को पढ़ोगे तो वो एनजीओ भी इसके दायरे में आते हैं जो एनजीओ सरकार से पैसा ले चुके हैं, फंड ले चुके हैं, वो एनजीओ भी आते हैं। अब जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण कि अभी जो वर्तमान में जो ये स्वच्छ भारत के लिए जो है कचरा उठाने के लिए संस्थान जो काम कर रहे हैं, ये संस्थान भी आरटीआई के दायरे में आते हैं। क्या ये डीओपीटी के ये संस्था डीओपीटी के परिपत्रों को मानेगी? तो जब ये संस्था डीओपीटी के परिपत्रों को नहीं मानेगी तो फिर ये डीओपीटी के पत्र कहां तक उचित है? क्योंकि ये संस्थान आरटीआई के दायरे में आती है। क्यों आती है? कि इसको इनडायरेक्ट फंडिंग है। इस संस्था का पूरा खर्चा जो सरकार देती है उससे चल रहा है। मैं वही बात आपको बताना चाहूंगा। आप अगर लोग ये ध्यान दें कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, इसका जो फंडिंग होती है, जो खर्च होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए से होता है। लेकिन जब बाल आयोग या महिला आयोग की बात आती है तो वो बाल एवं महिला मंत्रालय या सचिवालय के जरिए से उसके भुगतान या खर्चों के जो ब्यूरो हैं वो जाते हैं। उसी तरीके से जो उपभोक्ता फोरम है वो नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा देखा जाता है ना। तो ये जो खर्चे हैं इनको करने के लिए अलग अलग वो बनाए गए हैं इसको विभाग और मंत्रालय। और जो इस तरीके के जो क्या बोलेंगे इसको, अर्ध न्यायिक जो वो होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो जब किसी मंत्रालय से जुड़ जाते हैं जिससे उसका खर्चा जाता है या भुगतान होता है, तो उसको उसका एक नोडल विभाग भी मान लिया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि बाल आयोग का या महिला आयोग का नोडल विभाग क्या है,
तो सीधी सी बात है उसका नोडल विभाग बाल एवं महिला विकास विभाग होगा। वैसे ही अगर मैं ह्यूमन राइट कमीशन का देखूंगा तो उसका नोडल विभाग अगर कोई होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि जनरली उनके जो जितने भी खर्चे होते हैं, पेमेंट होते हैं, भुगतान होते हैं, वो उनके जरिए से होते हैं। और इन आयोगों में जो बैठे हुए सचिव होते हैं, जो उन आयोगों में रजिस्ट्रार या किसी भी भूमिका में बैठे हों, इनकी नियुक्ति और पदस्थापना भी ये विभाग करते हैं। तो नहीं, ये करते सामान्यतः हैं देवेंद्र जी, तो इसका मतलब आयोग के जो अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी कर सकता है वो विभाग? नहीं, दखलंदाजी निर्णय पर नहीं कर सकता, उनके काम पर नहीं कर सकता। तो काम सिर्फ पे कर उनकी रहे हैं ये व्यवस्थाओं को, उनको सुविधाओं को दिलाने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सचिवों को बैठाते हैं अपने। और एक्चुअली ये जो सचिव हैं और ये बाबू हैं, यही इस सिस्टम को इनडायरेक्टली चलाने लग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को जो डिस्टर्ब करते हैं ना, जो अर्ध न्यायिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं, वो ये बैठे हुए सचिव और बाबू करते हैं, जिनको डिपार्टमेंट के द्वारा बैठाया जाता है। बिल्कुल सही कहना हुआ सर। हाँ सर, और बताइए ये आज लोग जी आप। ये अभी लोग कुछ ताराचंद जी लॉयल सर भी भी जुड़ हो गए जाते हैं, ताराचंद जी। जी सर भी जुड़ गए हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे। और पहले हम ये इनसे कुछ जानते हैं। बताइए गिरीश जी। सर बताइए, आपने हैंड राइज किया है, गिरीश जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ रमेश जी, भाई, हाँ जी, अभी डीओपीटी की चर्चा चल रही थी, तो एक हमने लेटर अभी ग्रुप में डाला है। तो हाँ उन्होंने हाँ रिप्लाई में लिखा है, एज पर सर्कुलर ऑफ डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड लेटर नंबर, और लेटर नंबर की जगह उन्होंने डेट डाल दी है। हाँ हाँ देन उसके बाद करते हैं आई आर डेटेड, अगेन एक दोबारा डेट डाली है। पहले वो डालते हैं वाइड लेटर नंबर 10/2/2008, आई आर डेटेड 12/6/2008। The हम्म RTI letter can be transferred in only one public authority in case more than one department is involved। तो यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन था, ये उनके एक ही डिपार्टमेंट से था। हो सकता है उनके अलग अलग डिविजनों से जरूर संबंधित हो, पर इसी तरीके का एक फॉल्स इन्होंने हमें भी भेजा है रिप्लाई, जिसका हमने भेजा है ग्रुप के अंदर। तो जब आप देखिए, शिकायत मैं बनाए तो फिर उसके बाद हम इस शिकायत पे भी काम करें। हाँ देवेंद्र सर, भाई इसमें बताएं। एक गड़बड़ है। जो डीओपीटी वाले जो लेटर हैं, एक बात गौर से सुनिए, एकदम गौर से सभी साथी सुने। बिल्कुल कि बताएं। डीओपीटी हो चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, यह लेटर ना आयोग को जारी करता है, ना आम पब्लिक के लिए जारी करता है। आप लोग अगर गौर फरमाए, डीओपीटी या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो लेटर जारी करता है, वो अपने सचिवालय, विभागों, जिलाधीशों या मतलब किसी भी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स या सिस्टम से जुड़े हुए लोक सेवकों को जारी करता है। तो जो लेटर आम जनता के लिए जारी होते हैं, उसको बोलते हैं हम अधिसूचना, राजपत्र। जो राजपत्र जारी होता है, वो होता है आम लोगों के लिए। जो राजपत्र में नहीं होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ लोक सेवकों के लिए, जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर में, मुख्य सचिव के स्ट्रक्चर के अंदर में आते हैं। तो जो ये नोटिफिकेशंस निकलते हैं, इस नोटिफिकेशंस की बाध्यता लोक सेवकों पर है, ना कि आयोग पर और आम जनता पर। इस लेकिन बारे सर में हम समस्या ताराचंद जी सर से जानेंगे। ताराचंद जी, ताराचंद जी। जी बिल्कुल रमेश जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं गुड सुन पा मॉर्निंग, रहा गुड मॉर्निंग। तो मैं गुड ये कह मॉर्निंग रहा हूँ सर कि जो परिपत्र निकाल के ये अभी देवेंद्र जी ने बताया कि ये गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए लागू होते हैं परिपत्र, हूँ। तो ये इनके खुद के विवेक पे दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, अधिकार क्षेत्र में ये मतलब दखल नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, दखलंदाजी दूसरी तरह की चीज है। हाँ अगर कहीं भी लॉ में लैकूना छूट जाता है या कोई खामी छूट जाती है और कहीं कानून स्पष्ट नहीं है, तो हाँ स्पष्ट करने के दो तरीके हैं। हम्म अगर उसे ब्यूरोक्रेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हायर हिरार्की में जो हायर लेवल का है, वो उसके एक्सप्लेनेशन या उससे क्लेरिफिकेशन जारी करता है कि इसका मतलब इस तरह से होगा। हम्म
अगर इस तरह की कोई चीज नहीं आती है और कोई चीज प्रोसीड होते हुए कंसर्न कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और कानून का कोई कोना छूटता है, तो उस कोने को भरने के लिए जो भी लीगल इंस्ट्रक्शन किसी डिसीजन में आ गए, वो उसकी कमी को पूर्ति कर सकते हैं। अब डीओपीटी, मैं पूरा रेफरेंस नहीं समझ पा रहा हूँ कि डीओपीटी के ऐसे कौन से सर्कुलर हैं जिसको साथी गणों को ऐसा प्रतीत हुआ हो कि वो इनके काम में दखल अंदाजी दे रहे हैं। जैसे जैसे सर कि मैंने एक लेटर भी सर अभी शेयर किया है ग्रुप में, वो मैंने नहीं, बिहार उसका सरकार वाला सार जो क्या है, बताया, उसमें क्या कह रहा है? उस लेटर में सर ताराचंद जी मैं क्लियरली बताता हूँ, ताराचंद जी हम्म जैसे जो सबसे बड़ा एक जैसे एक्सट्रैक्ट लेने का हमें अधिकार है आरटीआई की बिल्कुल धारा है, 2J में। बिल्कुल है। अब इन्होंने उस एक्सट्रैक्ट को लेने के लिए इन्होंने मना कर दिया। एक परिपत्र में तो इन्होंने कहा कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं क्यों के छोड़ के। ओके ओके ओके, मैं कानूनी स्थिति समझ करता हूँ, मैं आपको एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। एक सिंपल बात समझिए कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, जैसे सूचियों के बारे में करते हैं, अनुसूचियों के बारे में अपन बात करते हैं कि कोई एक बिंदु है जिस पर केवल केंद्र कानून बना सकती है। कुछ बिंदु ऐसे हैं संविधान में जीवन में जिनमें केवल स्टेट कानून बना सकती है, और कुछ ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि किसी एक बिंदु पर सेंटर ने भी कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो किसकी चलेगी? तो संविधान ये कहता है कि केंद्र की चलेगी। वैसे ही कानूनी स्थिति ये है कि एक होता है कोड, यानी जो चीज किसी एक्ट में लिखी हुई है उसको संसद ने पारित किया, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर से वो हस्ताक्षरित होकर गजट में छप के पूरे देश में लागू हो गया। ऐसी कोई भी चीज कोड के ऊपर नहीं जा सकती जो कि चाहे किसी भी प्रोसीजर से कमी, मैंने पहले भी कहा कि कमी रह गई। तो जैसे अब सेकंड अपील कितने दिन में डिसाइड की जाए, ये अपने एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। इसकी पूर्ति किसी भी न्यायिक निर्णय के द्वारा की जा सकती है, या गवर्नमेंट उसमें नियम बनाने की शक्ति दे रखी है तो नियम बना के पूर्ति कर सकती है। लेकिन जब कोड ये कहता है कि आरटीआई की एप्लीकेशन 30 दिन में डिसाइड होगी, प्रथम अपीली अधिकारी साधारण कंडीशन में 30 और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो तो 45 डेज में डिसाइड करेगा, तो भारत की कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले मिलकर या उनका कोई भी विभाग इस दिन को ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। कोड सर्वोपरि होता है, कोड के ऊपर नहीं जा सकता। अब डीओपीटी का ऐसा कोई भी सर्कुलर जो कोड की भावना के खिलाफ हो, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और वो हमेशा ही न्यायालय में आकर हार जाएगा। जैसे एक्सट्रैक्ट लेने की पावर अपन बात कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट लेने का हक जो है वो एक्ट में बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप उसके उदाहरण ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। तो ऐसा कोई भी न्यायिक निर्णय या कोई भी सर्कुलर उस कोड की पर्टिकुलर सेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता या उसके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं रखता। हम कानून में बोलते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट करना है, अध्यारोही प्रभाव रखना। तो जो कोड है वो ओवरराइडिंग है। जैसे सेक्शन 22 के बारे में मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि सेक्शन 22 ये कहती है कि जहां कहीं आपने आरटीआई एप्लीकेशन मूव कर दी तो कोई दूसरा कानून काटेगा कि साहब हमारे यहाँ तो ये नियम है, वो पंचायती राज नियम में मिल सकती है, आरटीआई में हम नहीं देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। जो लॉ मैंने एक्सरसाइज कर दिया, जो तीर मैंने छोड़ दिया, आगे वही चलेगा। तो ये जो आप डीओपीटी के सर्कुलर की बात कर रहे हैं, जो अभी साथी बोल रहे थे, मैं उनसे परिचित नहीं, तो ऐसा कोई भी अगर सर्कुलर है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो सर ये बताइए कि सर्कुलर डीओपीटी का है, केंद्र सरकार का है, और उस सर्कुलर का हवाला देते हुए राज्य सरकार, राजस्थान का सूचना आयोग अगर सूचना देने से मना करता है, पीआईओ, तो चैलेंज किसको किया जाएगा? उसमें चैलेंज उस सर्कुलर जारी करने वाली पार्टी को और जो ये आयोग के जो कमिश्नर हैं उनको।